हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। चूंकि उत्तरी सीमा पर संघर्ष के कारण बीजिंग अंतरधारा में उबल रहा था, निंगमैन प्रांत भी शांत नहीं था। अप्रैल की शुरुआत में गवर्नर गुओ की पत्नी बिना किसी आवाज के निंगमैन प्रीफेक्चर पहुंची और निवास को व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने अप्रैल के 20वें दिन निंगमैन प्रीफेक्चर के अधिकारियों के लिए एक भोज की मेजबानी करने की योजना बनाई। शादी की तारीख अगले साल तय की गई है। जब दाओहुआ ओल्ड मैडम यान के क्वार्टर में पहुंची तो उसने अपनी मां को अपने बड़े भाई और हान परिवार की दूसरी बेटी की शादी के बारे में चर्चा करते हुए सुना। अपनी दादी और मां के खुशी भरे चेहरों को देखकर वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। चाहे कुछ भी हो, परिवार में एक नई दुल्हन का आना हमेशा ही आशा और खुशी का विषय होता था। बूढ़ी मैडम यान ने दाओहुआ को देखकर बड़ी मुस्कान के साथ उसे अपने पास बैठने का इशारा किया और खुशी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगले साल आपकी एक भाभी होगी, क्या आप खुश हैं? दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, दादी, मुझे खुश क्यों होना चाहिए? मेरे बड़े भाई को खुश होना चाहिए। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपने बड़े भाई के लिए खुश नहीं हो? दाओहुआ ने तुरंत उत्तर दिया, खुश हूं, बेशक मैं खुश हूं। इसके तुरंत बाद सन परिवार, वू परिवार और परिवार की अन्य 3 लड़कियां आ गईं। जैसे ही मैडम सन आई, उन्होंने कहा, बड़ी भाभी, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? क्या कोई और परिवार भोज का आयोजन कर रहा है? कुछ थकी हुई महसूस करते हुए मैडम ली ने उसकी ओर देखा। उसकी भाभी का नजरिया बहुत ऊंचा था, वह केवल 5वीं या 6ठी रैंक के अधिकारियों के परिवारों की लड़कियों पर विचार करती थी। हालांकि उन परिवारों के अपने विचार थे। हालांकि यान परिवार ने अभी तक अपने घर का बंटवारा नहीं किया था, वेंजी अभी भी पुराने मालिक का भतीजा था और उसे उपेक्षित नहीं किया जाएगा। लेकिन अधिकांश परिवारों की नजर में बूढ़े मालिक के अधीन 3 बेटों के साथ और यह मानते हुए कि यान परिवार अपर्याप्त पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले विद्वान किसान पृष्ठभूमि से आया था, घर पर संसाधन स्वाभाविक रूप से अपने बेटों का पक्ष लेंगे, भतीजों की मदद करने के लिए बहुत कम बचा होगा। यह सभी परिवारों के लिए स्पष्ट था। विवाह 2 परिवारों के मिलन के बारे में था। यदि अन्य परिवारों को लाभ के आदान प्रदान की आवश्यकता के बिना दूसरी शाखा में कोई मूल्य नहीं दिखता, तो वे स्वाभाविक रूप से विवाह गठबंधन के लिए सहमत नहीं होते। फिर भी इन सब के लिए भाभी में आत्म जागरूकता का पूर्णतः अभाव था। मैडम ली ने आंतरिक रूप से आह भरी। अब जबकि दूसरा भाई वापस आ गया है, उसे उम्मीद थी कि वह अधिक स्पष्टवादी होगा। यदि वह भाभी की तरह होता तो वेंजी को अपनी शादी के मामलों को निपटाने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता। गवर्नर गुओ के घर से एक भोज है। जैसे ही वह बोली, उसने पिंग टोन के हाथों से एक निमंत्रण लिया और उसे बुढ़िया को सौंप दिया। दाओहुआ ने उस पर एक नजर डालने के लिए झुकते हुए कुछ आश्चर्य व्यक्त किया। गवर्नर गुओ शायद ही कभी भोज का आयोजन करते हैं, और यहाँ तक जब वो करते हैं तो घर का प्रबंधन करने के लिए एक मालकिन की कमी के कारण वह केवल पुरुषों को आमंत्रित करते हैं। इस बार क्या अलग है कि उन्होंने महिलाओं को निमंत्रण भेजा है? मैडम ली ने बोलने से पहले अपनी चाय की चुस्की ली। गवर्नर गुओ की पत्नी और बेटी आई है। दाओहुआ ने पहले ही देख लिया था कि निमंत्रण पर उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। मैडम सन ने उत्सुकता से पूछा, गवर्नर गुओ कई वर्षों से झोंकझू में है, ऐसा क्यों है कि उनकी पत्नी अभी आती है? मैडम ली ने सिर हिलाया, कौन जानता है। यान यल ने अचानक एक प्रश्न के साथ हस्तक्षेप किया, महान चाची, गवर्नर गुओ की बेटी की उम्र कितनी है? मैडम ली ने रुकते हुए कहा, उसकी उम्र लिटिल प्रिंस के समान ही होनी चाहिए। यान यल ने मुस्कुराते हुए दाओहुआ की ओर देखा, यह गवर्नर गुओ की पत्नी गवर्नर गुओ की बेटी को झोंकझू उला रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि उनके मन में लिटिल प्रिंस हो? मैडम ली की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उन्हें लगा कि यह वास्तव में एक संभावना है। यान यल ने चिढ़ाना जारी रखा, लिटिल प्रिंस गवर्नर गुओ के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि इस मिस गुओ के लिए उसके दिल में एक बहुत ही खास जगह होनी चाहिए। यह कहते हुए उसने दाओहुआ पर एक और नजर डाली। यह कहा जाना चाहिए कि लिटिल प्रिंस काफी लोकप्रिय है। इससे पहले मिस जियांग झोंकझू पहुंची और तुरंत हर जगह घोषणा करना शुरू कर दिया कि वह और लिटिल प्रिंस बचपन के प्रेमी थे। अब कौन जानता है कि मिस गुओ भी इसी तरह की अफवाहें फैला सकती है। दाओहुआ ने एक शब्द भी न कहते हुए यान यल की ओर हल्के से देखा। हालांकि मैडम ली ने यान यल को कुछ नाराजगी के साथ देखा। येल, मैं दूसरी बार ऐसे शब्द नहीं सुनना चाहती। यदि आप इसका पालन नहीं कर सकते हैं तो भविष्य में मुझसे यह उम्मीद न करें कि मैं आपको फिर से बाहर ले जाऊं। ऐसा न हो कि आप हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर दें।
यान यल की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई, उसके होंठ अवज्ञा में सिकुड़ गए जब उसने चिंतित यान यहुआन को अपनी आस्तीन खींचते हुए देखा, और फिर उसने बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे कर लिया। मैडम सन ने तुरंत मुस्कुराते हुए माफी मांगी, बड़ी भाभी, बच्ची की जुबान बहुत तेज है, वह बाहर लापरवाही से नहीं बोलेगी। मैडम ली की निराशाजनक निगाहें मैडम सन की ओर मुड़ गईं, जब बच्चा कुछ गलत करता है तो उसके लिए बहाने मत बनाते रहो। आप इस तरह उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने घर में हम उसके लिए कवर कर सकते हैं, लेकिन जब वह शादी कर लेगी तो क्या होगा? जियांग परिवार महारानी डोवेगर और महारानी के रिश्तेदार हैं, और गुओ परिवार ड्यूक निवास से आता है। ये दो परिवार, मुझे बताओ, हमारा परिवार उनमें से किसे भड़काने का जोखिम उठा सकता है? क्या इन परिवारों की बेटियों के बारे में इच्छानुसार गपशप की जा सकती है? और यहाँ तक छोटे राजकुमार को भी इसमें लाया जा सकता है? मैडम सन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, सबसे बड़ी भाभी के शब्द वास्तव में सच हैं। मैं निश्चित रूप से भविष्य में येल को उचित रूप से अनुशासित करूंगी। यह कहते हुए उसने जल्दी से यान यल को अपने हाथ से धक्का दिया। तुम ढीठ लड़की, क्या तुम तुरंत अपनी चाची से माफी नहीं मांगने वाली हो? यान यल ने अपना सिर लटका लिया और हिली नहीं। उसकी अनिच्छा देखकर मैडम ली ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यल, यह पहली या दूसरी बार नहीं है कि तुम बिना बारी के बोलने के दोषी हुए हो। तुम भी अब बड़े हो गए हो, तुम्हें औचित्य और विवेक के बारे में बेहतर पता होना चाहिए। मैडम सन के एक और संकेत के बाद यान यल ने अंततः कहा, चाची, मैं गलत था, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। जब शादी के बाद अपनी भतीजी की शिक्षा की बात आती है, तो मैडम ली हमेशा बिना किसी और बात के बस इतना ही बोलती हैं, याद रखें कि आपने क्या कहा है। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना मेरे लिए नहीं है, यह आपके लिए है। इतना कहकर उसने कमरे में बाकी लोगों की ओर देखा। मैंने बाहर जाने के लिए पहले से ही सिलाई कक्ष में नए कपड़े तैयार कर लिए हैं। हर कोई अपने आप को तैयार कर ले। कुछ दिनों में भोज में शामिल होने के लिए मेरे साथ गुओ परिवार में आए। मामले पर चर्चा होने के बाद मैडम ली अन्य घरेलू मामलों को संभालने के लिए चली गईं, और बाकी लोग अपने अपने रास्ते जाने से पहले कुछ देर बैठे। अपने आंगन में वापस जाते समय वांग मनमन ने अपनी युवा महिला को चुप देखा और यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, मेरी महिला, मुझे लगता है कि आपको मिस गुओ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस जियांग को देखो, वह हमेशा लिटिल प्रिंस से चिपकी रहती थी, फिर भी उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, है ना? दाओहुआ ने अपने कदम रोके और मुड़कर पूछा, क्या मैं चिंतित दिख रही हूँ? वांग मैनमैन ने सिर हिलाया और फिर सिर हिलाया, वैसे भी, मुझे लगता है कि आप बहुत खुश नहीं लग रहे हैं। दाओहुआ एक पल के लिए चुप रहा, फिर आगे बढ़ता रहा, मैं दुखी नहीं हूँ। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, कुछ और महिला चचेरी बहनों के होने से कोई नुकसान नहीं होगा, आइए देखें कि जियो येयान कैसे प्रतिक्रिया देती है। जियो येयांग उसे पसंद करता था, लेकिन क्या उसका स्नेह केवल उसके लिए था, या क्या वह अन्य लड़कियों के बारे में भी ऐसा ही महसूस करता होगा? गुओ निवास। अपने माता पिता के साथ खाना खाने के बाद गुओ जुएमिंग ने देखा कि उनके पास चर्चा करने के लिए कुछ है, तो उसने चतुराई से खुद को माफ कर दिया। जैसे ही वह चली गई, गवर्नर गुओ प्रशंसा के साथ हंसने से खुद को नहीं रोक सके, हमारा जुएमिंग दिन पर दिन और अधिक सुंदर हो गया है। मैडम गुओ ने मुस्कुराते हुए अपने पति की ओर देखा, एक पिता की नजर में उसकी अपनी बेटी स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी होती है। गवर्नर गुओ इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी जुएमिंग वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपको बताता हूँ, वह जोंगजू में कुलीन परिवारों की सभी महिलाओं को मात देती है। मैडम गुओ की अभिव्यक्ति उत्तेजित हो गई, जरूरी नहीं। मैंने सुना है कि प्रांतीय गवर्नर डोंग और निंगमैन प्रीफेक्चर के मजिस्ट्रेट की बेटियां भी दिखने में काफी उल्लेखनीय है। गवर्नर गुओ ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, सिर्फ अच्छे दिखने का क्या फायदा? सबसे महत्वपूर्ण बात घरेलू मामलों को प्रबंधित करने और सामाजिककरण करने की क्षमता है। उस संबंध में हमारे जुएमिंग से कौन आगे निकल सकता है? मैडम गुओ मुस्कुराई, लेकिन फिर उनकी अभिव्यक्ति आह में बदल गई। एक बेटी के उत्कृष्ट होने से क्या फायदा अगर उसकी शादी की संभावनाएं अभी भी मुश्किल है? जियांग परिवार के बारे में सोचकर ही गुस्से से उसके दांत खुजलाने लगे। यदि जियांग परिवार ने शादी के लिए इतना बड़ा दिखावा नहीं किया होता और इनकार किए जाने के बाद घोटाला नहीं किया होता, जिसके बारे में सभी को पता है, तो उसे अपनी बेटी, जो कि विवाह योग्य उम्र की थी, को लेकर इस घोटाले से बचने के लिए बीजिंग से भागने में परेशानी क्यों होती, जिससे संभावित विवाह की संभावनाओं में देरी होती? गवर्नर गुओ का चेहरा भी खट्टा हो गया। जियांग परिवार बहुत दबंग है। बस इंतजार करो और देखो, एक दिन आएगा जब वे अपने ऊंचे स्थान से गिर जाएंगे।
मैडम गुओ चौंक गई। महाराज, क्या आप कुछ जानते हैं? गवर्नर गुओ आमतौर पर बाहरी मामलों पर अंदरूनी चर्चा करना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। कुछ खास नहीं। मैंने सुना है कि आप कुछ दिनों में एक भोज आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। मैडम गुओ ने सिर हिलाया। चूंकि हम झोंकझू आए हैं, इसलिए यहाँ के अधिकारियों और उनके परिवारों से परिचित होना ही सही है। गवर्नर गुओ ने सहमति का स्वर दिया और कुछ सोचने के बाद कहा, यान परिवार येयान के काफी करीब है और उन्होंने हाल ही में चुराए गए अनाज से हमें एक जरूरी स्थिति से बाहर निकालने में मदद की। भोज के दौरान उन पर विशेष दयालुता दिखाएं। मैडम गुओ ने हंसते हुए सहमति व्यक्त की, फिर कहा, जब हम चले गए तो मेरे पिता ने मुझसे कुछ कहा और मैं इसके बारे में अनिश्चित हूँ। गवर्नर गुओ, यह क्या है? मैडम गुओ ने झिझकते हुए कहा, आप मुझे पहले यह क्यों नहीं बताते कि क्या येयान पिछले कुछ वर्षों में बहुत बदल गया है, जब वह बच्चा था? गवर्नर गुओ का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। येयांग अब बड़ा हो गया है, वह अब भी बचपन जैसा शरारती कैसे हो सकता है? सीमा से हाल की खबरों के बारे में सोचकर उनकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। उस लड़के ने वास्तव में कुछ किया, चुपचाप सीमा पर चला गया और यहाँ तक इतनी बड़ी खूबियां भी स्थापित की। यह आश्चर्यजनक और संतुष्टिदायक दोनों था। मैडम गुओ ने अपने पति के चेहरे को देखा और मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि येयांग वास्तव में अब बेहतरी के लिए बदल गया है। गवर्नर गुओ ने हंसते हुए उत्तर दिया, न केवल उसमें सुधार हुआ है, बल्कि वह अविश्वसनीय रूप से आशाजनक भी है। मैडम गुओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में अविश्वास था, लेकिन बीजिंग में कांच कारखाने के उछाल के बारे में सोचते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, येयांग ने निंगमैन प्रांत में हमारी डेक्सिया की पहली कांच फैक्ट्री बनाई है, जो वास्तव में सराहनीय है। हालांकि मेरे पति, कांच कारखाने का व्यवसाय कैसा है? गवर्नर गुओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, निश्चित रूप से बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि कांच की मांग हमेशा अधिक रहती है। मैडम गुओ ने तुरंत कहा, कृपया मुझे और बताओ, प्रिय। गवर्नर गुओ ने उत्तर दिया, मुझे यह कैसे पता चलेगा? मैडम गुओ ने भौहें चढ़ाई। क्या येयांग ने आपको बताने की पहल नहीं की है? गवर्नर गुओ ने अपना सिर हिलाया। वह लड़का अधिक से अधिक गुप्त हो गया है, लेकिन चूंकि कांच का कारखाना उसका है, अगर वह इसके बारे में नहीं बोलता है, तो मैं भी नहीं पूछूंगा। मैडम गुओ ने असहमति जताते हुए कहा, यह सही नहीं है, मेरे पति। येयांग झोंकझू में अकेला बच्चा है, आप उसके एकमात्र बड़े हैं। क्या आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए? गवर्नर गुओ मुस्कुराए, उस लड़के को मेरी जरूरत नहीं है। मैडम गुओ की ओर देखते हुए उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे पिता ने तुमसे वास्तव में क्या कहा था? तुम इधर उधर भटकते रहे हो और मुद्दे तक नहीं पहुंचे हो। मैडम गुओ ने कहा, पिता येयांग के सामने जुएमिंग की शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। मेरे पति, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? गवर्नर गुओ यह कहने से पहले कुछ देर के लिए चुप हो गए। यह संभव है, लेकिन येयांग अब बिल्कुल अपना आदमी है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, मैडम गुओ ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या हमारी जुएमिंग उसके लिए पर्याप्त नहीं है? क्या वह वास्तव में अनिच्छुक होगा? गवर्नर गुओ ने सहमति दिखाई, लेकिन साथ ही कहा, दोनों बच्चे वास्तव में एक अच्छे मेल हैं, लेकिन जब बात दिल की आती है तो वास्तव में कौन बता सकता है? मैडम गुओ ने कहा, विवाह के मामले में माता पिता का आदेश और मैचमेकर का शब्द पर्याप्त होना चाहिए। यद्यपि आप उसके माता पिता नहीं हैं, आप निश्चित रूप से एक करीबी बुजुर्ग हैं। क्या वह आपकी बात नहीं सुनेगा? याद है जब उसे इंपीरियल पैलेस में धमकाया गया था? हर बार वह आप ही थे जो उसे बचाने के लिए आगे आए, अक्सर इस प्रक्रिया में दूसरों को अपमानित किया। गवर्नर गुओ ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, येयांग की रक्षा करना उसके चाचा के रूप में मेरा कर्तव्य है। इन बातों का उल्लेख क्यों करें? मैडम गुओ ने अपनी बेचैनी को दबाते हुए अपने होंठ भींच लिए। उसके पति के बारे में सब कुछ सहमत था, अपनी बहन और येयांग के प्रति उसके अत्यधिक स्नेह को छोड़कर। ठीक है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर सकती, मैडम गुओ ने एक पल रुकते हुए कहा, येयांग आपके सैन्य शिविर में प्रशिक्षण ले रहा है ना? भोज के दौरान उसे बुलाओ ताकि मैं उसे देख सकूं। कई साल हो गए हैं जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। मैं यह आकलन करना चाहती हूं कि क्या वह मेरे जुएमिंग के योग्य है। गवर्नर गुओ ने झिझकते हुए कहा, वह। अपने पति की अनिर्णय को देखकर मैडम गुओ अप्रसन्न हो गई। हक से, जैसा कि मैं झेंझों का दौरा कर रही हूँ, येयांग को आना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ कुछ समय से हूँ और उनका कोई निशान नहीं देखा। अब मैं निंगमैन प्रांत के अधिकारियों के लिए एक भोज की मेजबानी कर रही हूँ और वह मुझसे मिलने नहीं आ सकते।
अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद गवर्नर गुओ ने कहा, ऐसा नहीं है कि वह नहीं कर सकता, मैंने उसे कुछ दिन पहले ही गहन प्रशिक्षण के लिए पहाड़ों में भेजा था और अब वह नहीं मिल रहा है। भतीजा गुप्त रूप से चला गया था, जाहिर तौर पर वह नहीं चाहता था कि उसके ठिकाने का पता चले, उसे उसके लिए कवर करना पड़ा। मैडम गुओ को संदेह हुआ, वास्तव में? गवर्नर गुओ ने सिर हिलाया, वास्तव में? मैडम गुओ चुप हो गई, ठीक है, जब वह लौटेगा तो मुझसे मिलने आओ। जुएमिंग की शादी का मामला मुश्किल है, लेकिन अगर येयांग एक सभ्य आदमी नहीं है, तो मैं अपनी बेटी की उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं होऊंगी। तभी एक नौकरानी तेजी से अंदर भागी। मैडम गुओ ने नाराजगी जताते हुए कहा, भले ही हमने बीजिंग छोड़ दिया है, लेकिन हमारे घर के अनुशासन की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यह घबराहट वाला व्यवहार क्या है? नौकरानी ने झट से घुटने टेक कर अपनी गलती स्वीकार कर ली। मैडम गुओ ने घबराकर पूछा, क्या बात है? नौकरानी ने जल्दी से उत्तर दिया, मेरे स्वामी, मेरी महिला महारानी डोवेगर और सम्राट ने छोटे राजकुमार की देखभाल के लिए एक नानी को भेजा है। वे पहले ही प्रीफेक्चर शहर में उसके निवास में प्रवेश कर चुके हैं। यह सुनकर मैडम गुओ तेजी से उठ खड़ी हुई, उनकी अभिव्यक्ति बहुत गहरी थी। जियांग परिवार के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद से उनकी बेटी की शादी की संभावनाएं विशेष रूप से परेशान थी। वह झोंकझों की ओर पीछे हट गई थी, उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि महारानी डोवेगर और जियांग परिवार अपना अथक प्रयास जारी रखेंगे। कितनी पवित्र महारानी डाउजा! अगर वह वास्तव में येयान की परवाह करती थी, तो जब वह छोटा था तो उसने किसी को क्यों नहीं भेजा? हमारे यहाँ आने तक इंतजार क्यों करें? क्या वह सोचती है कि बाकी सभी लोग मूर्ख हैं? मैडम गुओ इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने मर्यादा का सारा दिखावा त्याग दिया। हालांकि गवर्नर गुओ के हाव भाव भी खट्टे हो गए, लेकिन उनमें और अधिक धैर्य था, और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मेरी महिला, नाराज मत हो। सम्राट ने एक नानी भी भेजी थी, है ना? मैडम गुओ ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। इस बीच यान निवास पर दाओहुआ को यह खबर गुओ परिवार से पहले ही मिल गई थी। ये यान का निवास रूट शॉप से दूर नहीं था। जब बटलर को पता चला तो उसने तुरंत उसे सूचित करने के लिए किसी को भेजा। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाई, महारानी डोवेगर और सम्राट ने 2 नानी भेजी है। फिर वांग मैनमैन की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, जाओ और इसके बारे में और अधिक पता लगाओ। वांग मैनमैन ने सिर हिलाया और लगभग 1 घंटे बाद वापस लौटे। मिस, मैंने कुछ देर तक पिछले दरवाजे पर इंतजार किया, इससे पहले कि मुझे द्वारपालों के बीच एक परिचित से पता चला कि लिटिल प्रिंस के निवास पर न केवल 2 नैनियां आई हैं, बल्कि फूलों की तरह सुंदर 4 महल नौकरानियां भी आई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लिटिल प्रिंस को महारानी डोवेगर की ओर से उपहार है। महिलाओं को लापरवाही से दूसरों को उपहार में देने की प्रथा से स्पष्ट रूप से घृणा करते हुए दाओहुआ की भौहें सिकुड़ गईं। वांग मैनमैन ने दाओहुआ की अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हुए कहा, 2 नानी, एक को नानी जिया कहा जाता है, जो महारानी डोवेगर के महल का एक पुराना नौकर है, दूसरे को नानी जेन कहा जाता है, जो सम्राट की सेवा करती है। दाओहुआ हंसे बिना नहीं रह सका, नानी नकली, नानी असली। अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए उसने सोचा, सम्राट और महारानी डाउजर, यह माँ और बेटा, वास्तव में अजीब है। लेकिन दाओहुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, एक असली और एक नकली, एक दूसरे के विपरीत, ऐसा लगता है जैसे कि लकीरों का सामना करने का निहितार्थ है। क्या इसका मतलब यह हो सकता है? सम्राट और महारानी डाउजर मतभेद में हैं। पहले मैडम और मिस गुओ आती हैं, और अब असली और नकली नानी आती है। येयांग अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन उथल पुथल निश्चित रूप से शुरू हो गई है। श्रीमती गुओ और उनकी बेटी के आगमन के कारण निंगमैन प्रांत में गुओ निवास गतिविधि से हलचल भरा हो गया। द 20th of April को भोज से पहले अधिकारियों के परिवार और कुलीन परिवार की महिलाएं मिलने आईं। ड्यूक निवास के मामलों ने स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित किया और बातचीत का विषय बन गया। भले ही दाओहुआ ने बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन उसने पहले ही काफी गपशप सुन ली थी। उसने जो बातें सुनी, उनमें सबसे अधिक बार मिस गुओ के लिए विभिन्न महिलाओं की प्रशंसा थी। इस बारे में बात करते हुए कि कैसे उसे एक सुंदर रूप और चमकदार रंग का आशीर्वाद मिला था, वह कितनी सुंदर और उत्कृष्ट चरित्र वाली थी। कुछ लोग अत्यधिक चापलूसी कर रहे थे, यहां तक कह रहे थे कि झेंझों में कोई भी महिला उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यह सुनने के बाद दाओहुआ बस हंस पड़ी और उसने इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। इस समय उसके पास निपटाने के लिए महत्वपूर्ण मामले थे और गपशप में शामिल होने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ी मैडम गू को उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है।
दाओहुआ की ताओहुआ गांव की आखिरी यात्रा के दौरान उसने बूढ़ी औरत को तेजी से कमजोर होते देखा और उसके मालिक की आंखों ने उसकी चिंता और तात्कालिकता को दर्शाया। वो अब इस बात पर विचार कर रही थी कि बूढ़ी मैडम गू की स्थिति को कम करने के लिए औषधीय भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए और साथ ही उसके स्वास्थ्य को भी पोषण दिया जाए। दाओहुआ ने सावधानी पूर्वक अपने स्थान से संसाधित औषधीय जड़ी बूटियों का चयन किया और वहां उगाए गए कुछ भोजन को बाहर निकाला। वह फिलहाल पैकिंग कर रही थी, गुओ निवास के भोज में शामिल होने और फिर ताओहुआ गांव जाने की तैयारी कर रही थी। एक बार जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो रात के खाने का समय हो चुका था। सोनगहे कोर्टयार्ड के रास्ते में वांग मैनमैन ने उस दिन सुनी गई गपशप का उल्लेख किया। मिस, आज एक मैचमेकर 15 या 16 साल की उम्र के आसपास लिटिल प्रिंस की हवेली में कई नौकरानियों को लाया था। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाई। जियो येयान की हवेली में एक भी नौकरानी नहीं है, जो महल की उन दो आयाओं की नजर में गलत और असामान्य लगती होगी। वांग मैनमैन ने चिल्लाते हुए कहा, लिटिल प्रिंस फिलहाल हवेली में नहीं है और उन दो आयाओं ने उसकी अनुमति के बिना ऐसा करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि लिटिल प्रिंस जब वापस आएगा तो उन्हें दोषी ठहराएगा। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, वे साधारण नानी नहीं है। एक महारानी डोवेगर का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरी सम्राट का प्रतिनिधित्व करती है। भले ही जियो येयान घर का मालिक हो, वह बहुत कठोर होने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा वे जियो येयान के दैनिक जीवन की देखभाल करने के लिए यहाँ है। हाथों की कमी को देखते हुए सहायता के लिए घर में कुछ और नौकरानियों को जोड़ना समझ में आता है। वांग मैनमैन ने भौहें चढ़ा ली और बुदबुदाया, मिस, मैंने सुना है कि दियासलाई बनाने वाले द्वारा लाई गई सभी नौकरानियां काफी अच्छी दिखने वाली थी। दाओहुआ ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और हंसते हुए कहा, तुम किस बारे में चिंतित हो? वांग मैनमैन ने अपने होंठ हिलाए, झिझके, लेकिन अंततः कहा, मिस, मैंने अन्य अधिकारियों की नौकरानियों से सुना है। नौकरानियों द्वारा अपने मालिकों को बहकाने की बहुत सी कहानियां हैं। कुछ बेशर्म भी। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या? वांग मैनमैन ने भौहें चढ़ाई, यहां तक बेशर्मी से अपने मालिक के बिस्तर पर चढ़ गए। खत्म करने के बाद वह चिंतित दिखी। महल ने पहले ही 4 नौकरानियों को भेज दिया है और अब वे और भी नौकरानियों का चयन कर रहे हैं। यदि छोटा राजकुमार, रुकते हुए उसने दाओहुआ पर नजर डाली, क्या होगा अगर छोटे राजकुमार को लुभाया जाए, तो क्या होगा? वांग मैनमैन के चिंतित चेहरे को देखकर दाओहुआ कुछ अवाक रह गया। इसमें चिंता करने की क्या बात है? अगर जियो येयान को दिलचस्पी नहीं है तो उसे कौन आकर्षित कर सकता है? वांग मैनमैन ने अपनी मिस के बेपरवाह रवैये से चिंतित होकर कहा, लेकिन क्या होगा अगर छोटा राजकुमार खुद को नियंत्रित नहीं कर सके? बोलने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया। वह अपनी मिस से बड़ी थी और कुछ अधिक जानती थी, खासकर जब से वह अक्सर निवास की महिलाओं के साथ व्यवहार करती थी और उसने पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना था। दाओहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, कुछ देर बाद चुपचाप बड़बड़ाते हुए कहा, उस आदमी का क्या फायदा जिसका शरीर और दिल दोनों अशुद्ध है। इसके साथ ही उसने और कुछ न कहते हुए अपनी गति तेज कर दी। द 20th of April को यान परिवार की महिलाएं मैडम ली के साथ गुओ निवास पर भोज में शामिल होने गईं। श्रीमती गुओ मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आईं, बल्कि बटलर को उन्हें अंदर ले जाने के लिए भेज दिया। यह श्रीमती गुओ वास्तव में जानती है कि अपनी स्थिति कैसे बनाए रखनी है। जब हम भोज के लिए डोंग परिवार में गए तो मैडम डोंग व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलने आईं। यान यल धीरे से बुदबुदाया। यान यहुआन ने अपनी बहन की ओर देखा, उसे बाकियों से कुछ कदम पीछे खींचते हुए फुसफुसाया, गुओ परिवार की पृष्ठभूमि ड्यूक निवास से है, जो एक प्रतिष्ठित पद है। स्वाभाविक रूप से वे व्यक्तिगत रूप से हमारा स्वागत करने के लिए नहीं झुकेंगे। लापरवाही से मत बोलो, सावधान रहें कि हमारी चाची सुने और तुम्हें घर वापस भेज दे। यान येल ने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। जल्द ही यान परिवार के सदस्यों ने श्रीमती गुओ और उनकी बेटी से मुलाकात की। मिलने पर मैडम गुओ ने गर्मजोशी से मैडम ली का हाथ लिया और उनके साथ गर्मजोशी से बातचीत की। मैडम ली को पता था कि यह उस सहायता के कारण हो सकता है जो उनके परिवार ने पहले गवर्नर गुओ को दी थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए और उचित शिष्टाचार के साथ जवाब दिया। यह देखकर कि मैडम ली अपनी जानबूझकर की गई निकटता के जवाब में बहुत ज्यादा कृतघ्न नहीं हुई, मैडम गुओ की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घुलना मिलना आसान लगता था जो उनकी जगह जानता हो और उसे भविष्य में करीब आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर उसकी नजर हटी और जब उसने दाओहुआ को अपने पीछे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि अफवाहें सचमुच सच थी। यान परिवार की सबसे बड़ी मिस एक शानदार सुंदरता थी।
उस समय गुओ जुएमिंग भी दाओहुआ का अवलोकन कर रहे थे। निस्संदेह दाओहुआ ड्यूक निवास की युवती का भी चयन कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने अपने चेहरों पर उपयुक्त मुस्कान ला दी और अभिवादन में हाथ मिलाया। मैडम गुओ ने देखा कि दाओहुआ संयमित और शांतचित्त थी, अपनी बेटी की तुलना में जरा भी कम संतुलित नहीं थी। यान परिवार के साथ येयान की निकटता के बारे में अफवाहों के बारे में सोचकर उसकी भौहें तन गईं। वह वास्तव में अपनी बेटी को येयान के लिए उपयुक्त नहीं मानना थी, आंशिक रूप से लिटिल प्रिंस की बहन के साथ बंजर रिश्ते के कारण और आंशिक रूप से जियो येयान के भयानक चरित्र के कारण जब वह छोटा था। फिर भी उसकी बेटी की शादी की संभावनाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही थी और येयांग एक संभावित उम्मीदवार था। वह नहीं चाहती थी कि वह किसी अन्य युवा महिला के साथ उलझे। ऐसा लगता था कि उसे यान परिवार की कई मैसेज के साथ येयान के संबंधों के बारे में और अधिक जानने की जरूरत थी। हालांकि उसने आंतरिक रूप से बहुत सोचा, मैडम गुओ की अभिव्यक्ति से कुछ भी पता नहीं चला और वह पूरे समय मुस्कुराते हुए मैडम ली के साथ अन्य मेहमानों का स्वागत करती रही। इस बीच गुओ जुएमिंग दाओहुआ और कई अन्य लोगों को उस स्थान पर ले गए जहां युवा महिलाएं एकत्र हुई थी। जैसे ही दाओहुआ पहुंची, कई लड़कियां खड़ी हो गईं और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने आईं। दाओहुआ को इतनी अच्छी तरह से प्राप्त होते देखकर गुओ जुएमिंग की मुस्कान अपरिवर्तित रही। दाओहुआ स्वयं गुओ जुएमिंग को देख रही थी, उसकी वसंत की हवा जैसी मुस्कुराहट को ध्यान में रखते हुए कैसे उसने उपस्थित प्रत्येक युवा महिला के साथ न तो अत्यधिक परिचितता और न ही अलगाव के साथ एक आरामदायक दूरी बनाए रखते हुए व्यवहार किया। वह मन ही मन प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। वास्तव में ड्यूक निवास की बेटी होने के योग्य वह हर विवरण पर त्रुटिहीन ढंग से ध्यान देती है। दोपहर के आसपास मैडम गुओ यह देखकर कि सभी मेहमान आ गए हैं, सभी को भोजन पर ले जाने के लिए तैयार हुई। हालांकि उसी समय एक हौनफती हुई नानी तेजी से आई और मैडम गुओ के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए, जिससे दाओहुआ को मैडम गुओ की सावधानी पूर्वक बनाए रखी गई मुस्कान में एक दरार दिखाई दी, जिससे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। इसके तुरंत बाद सभी ने मैडम जियांग और उनकी बेटी को मुस्कुराते हुए आते देखा। युआन सिस्टर, आप झोंकझू आई और मुझे बताया भी नहीं। आपने मुझे आज के भोज में भी आमंत्रित नहीं किया, लेकिन आप देखिए, मैंने अपनी त्वचा मोटी कर ली और खुद आ गई, मैडम जियांग ने आते ही हंसते हुए कहा। अपने गुस्से को दबाते हुए मैडम गुओ ने मजबूर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं मैडम जियांग को जल्दबाजी में आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं करूंगी। प्रांतीय राजधानी से निंगमैन प्रांत की दूरी कम नहीं है। अगर सड़क पर आपके साथ कुछ होता तो मैं में से 10 भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मैडम जियांग ने हंसते हुए बातचीत जारी रखी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सिस्टर युआन। आप सही हैं, यह वास्तव में प्रांतीय राजधानी से निंगमैन प्रांत तक एक लंबी यात्रा है। हालांकि वह मुद्दा अब हल हो गया है। यह कहते हुए उसने मुस्कुराते हुए बाकी मेहमानों की ओर देखा। जैसा कि सभी जानते हैं, मेरी बेटी जिंगवान कुछ हद तक कमजोर है। जब से हम झोंकझू आए हैं, मेरे पति हर जगह पूछताछ कर रहे हैं और हाल ही में हमें आखिरकार निंगमैन प्रीफेक्चर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर मिल गया। अगले कुछ समय में जिंगवान और मैं निंगमैन प्रीफेक्चर में रहेंगे। यह सुनकर सभी के चेहरों पर आश्चर्य प्रकट हुआ और मैडम गुओ को लगा कि उसकी कनपटी जोर जोर से धड़क रही है। दाओहुआ युवा महिलाओं के बीच खड़ा था, चुपचाप इस तनावपूर्ण दृश्य को देख रहा था। उसने अपने बगल में गुओ जुएमिंग पर नजर डाली और देखा कि उसकी मुस्कुराहट कम नहीं हुई थी, उसकी नजर जियांग वानिंग की ओर कोमल और मिलनसार थी। दाओहुआ मन ही मन सोचने से खुद को नहीं रोक सकी, वह इसमें माहिर है। मैडम जियांग और उनकी बेटी के आगमन से गुओ परिवार के भोज का माहौल कुछ अजीब हो गया। भले ही मैडम गुओ गर्मजोशी से ध्यान दे रही थी और मैडम जियांग पूरी तरह मुस्कुरा रही थी, महिला मेहमान थोड़ा और संयमित होने में मदद नहीं कर सकी। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था। जियांग परिवार और गुओ परिवार दोनों बीजिंग में प्रतिष्ठित ड्यूक निवास से थे। अन्य परिवारों में से किसी को भी अपमानित करने के लिए उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। दोनों परिवारों के बीच स्पष्ट कलह के आलोक में हर किसी ने बिना सोचे समझे बोलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वे एक या दूसरे को नाराज कर सकते हैं। मैडम गुओ को पता था कि सबके मन में क्या है। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंतरिक रूप से वह पहले ही अनगिनत बार बिन बुलाए जियांग मां और बेटी को कोस चुकी थी। हालांकि प्रतिष्ठित ड्यूक निवास के राजकुमार उत्तराधिकारी की पत्नी होने के नाते मैडम गुओ ने सभाओं और आपात स्थितियों में अपनी उचित भागीदारी का अनुभव किया था और स्थिति को सहजता से संभाला था। उसने सभी को शांत करने में मदद करने के लिए बातचीत को छोटी छोटी बातों की ओर मोड़ दिया और धीरे धीरे माहौल फिर से गर्म हो गया।
युवा महिलाओं की ओर से गुओ जुएमिंग वयस्कों से अप्रभावित लग रही थी। उसने दोस्ताना व्यवहार बनाए रखा और जियांग वानिंग और अन्य लोगों का अभिवादन किया और आंतरिक कक्ष की लड़कियों के हित के विषयों पर चर्चा करना जारी रखा। जहां तक वानिंग की बात है, उसने भी गुओ जुएमिंग के साथ गर्मजोशी से बातचीत करते हुए और हंसते हुए अच्छा व्यवहार दिखाया। उनकी बातचीत से विभिन्न परिवारों की अनभिज्ञ लड़कियों को विश्वास हो गया कि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। दाओहुआ ने बगल से देखा, लेकिन अपनी जीभ को 2 बार क्लिक करने से रोक नहीं पाई। कितने अभिनेता हैं। दोपहर के भोजन के बाद मैडम जियांग थोड़ी देर बैठी, फिर मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और मैडम गुओ से कहा, सिस्टर युआन, मैं अभी अभी निंगमैन प्रीफेक्चर में गई हूं और अभी भी बहुत कुछ ख्याल रखना है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। इसके साथ ही उन्होंने मुस्कुराते हुए उपस्थित महिलाओं की ओर देखा और कहा, हमारा परिवार निंगमैन प्रांत में नया है और हमें भविष्य में एक दूसरे से मिलने अवश्य जाना चाहिए। कुछ दिनों में जब मैं यहाँ बस जाऊंगा तो मैं भी सभी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करूंगा। समय आने पर आप सभी को अवश्य आना चाहिए। सभी महिलाओं ने तुरंत एक दूसरे को देखा और फिर सहमति में मुस्कुरा दी। इसके तुरंत बाद मैडम जियांग और जियांग वानिंग ने छुट्टी ले ली। एक बार जब वे चले गए तो हर कोई जानता था कि मैडम गुओ अब उनका मनोरंजन करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक छुट्टी लेनी शुरू कर दी। इस प्रकार निंगमैन प्रांत में जाने के बाद मैडम गुओ द्वारा आयोजित पहला भोज एक अजीब निष्कर्ष पर समाप्त हुआ। मेहमानों को विदा करने के बाद मैडम गुओ ने गंभीर गुस्सा जाहिर किया, जिसके परिणामस्वरूप एक चीनी मिट्टी का सेट टूट गया। गुओ जुएमिंग ने यह देखा और नौकरानियों को जल्दी से सफाई करने का संकेत दिया। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद वह मैडम गुओ को सांत्वना देने गई, माँ, ऐसे लोगों पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्से से खुद को नुकसान पहुंचाना सबसे अयोग्य होगा। बोलते समय वह मुस्कुराई और मैडम गुओ को चाय का कप दिया। मैडम गुओ की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई जब उसने चाय ली और बोलने से पहले शांत होने के लिए उसे पिया, बस यह सोचकर कि उनसे बचने के लिए झोंक चले जाने के बाद भी हमें अभी भी जियांग परिवार से निपटना है, मुझे मतली महसूस होती है। गुओ जुएमिंग ने हल्के से हंसते हुए कहा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हैं और हमारे परिवार की स्थिति तय करती है कि हमें हर तरह से निपटना होगा। हम हर किसी से विनम्र और समझदार होने की उम्मीद नहीं कर सकते। भले ही यह मैडम जियांग और उनकी बेटी के लिए नहीं, फिर भी अन्य लोग होंगे। माँ को थोड़ा आराम करना चाहिए। दूसरों के दोषों के कारण खुद को दंडित करना सही नहीं है। मैडम गुओ ने अपनी बेटी पर तिरछी नजर डाली, तुम काफी सहज हो। गुओ जुएमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस यही सोचता हूँ कि जब हम किसी स्थिति को नहीं बदल सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को सहज बनाएं। अगर हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, तो हम खुद को बदल लेते हैं। मैडम गुओ के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखे, आप स्थापित ड्यूक निवास की महिला हैं, फिर भी आपको ऐसी शिकायतें सहनी पड़ती हैं। गुओ जुएमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मेरे पास मेरे पिता और माँ का प्यार है, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैडम गुओ ने अपनी बेटी का हाथ थपथपाया, फिर ठंडी आवाज में कहा, मैडम तांग किनिक्सन और उनकी बेटी निंगमैन प्रीफेक्चर में जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, उनके इरादे लगभग पारदर्शी हैं। इसके अलावा सुनिए कि वे झोंकझू में क्या कर रहे हैं। ये यांग और जियांग वानिंग के बीच बचपन की प्रेमिकाओं की कहानी फैला रहे हैं। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में यह बात कही। मैंने कभी किसी माँ को अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के बारे में इतना लापरवाह नहीं देखा। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि वे येयांग को इस तरह सुरक्षित कर सकते हैं? यदि अंत में वानिंग येयांग के साथ समाप्त नहीं होती है, तो मुझे आश्चर्य है कि वह किससे शादी कर सकती है। गुओ जुएमिंग एक पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि वह अपनी माँ के पीछे झोंक क्यों गई थी। वह जानती थी कि उसके दादाजी उसे भाई येयांग से मिलाना चाहते थे। भाई येयांग। गुओ जुएमिंग की अभिव्यक्ति कुछ हद तक दूर हो गई और उसकी स्मृति को ध्यान से खोजने के बाद वह केवल एक गर्वित और विद्रोही युवा लड़के की अस्पष्ट छवि को याद कर सकी। एक बच्चे के रूप में वह भाई येयांग से बमुश्किल कुछ ही बार मिली थी। अपनी खुद की शादी की संभावनाओं के बारे में सोचते हुए गुओ जुएमिंग को चिंता और तात्कालिकता का मिश्रण महसूस हुआ। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने कहा, अगर मैडम जियांग ने ऐसा करने की हिम्मत की तो उसे कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि उसे महारानी डोवेगर से संकेत मिला हो। अगर महारानी डोवेगर वास्तव में शादी की व्यवस्था करना चाहती है, तो ऐसा होना लगभग तय है। मैडम गुओ ने भौहें चढ़ा दी और सिर हिलाया। महारानी डोवेगर का वास्तव में यह इरादा हो सकता है, लेकिन आपके दादाजी ने कहा है कि सम्राट प्रसन्न नहीं हो सकते हैं।
जियांग परिवार ने एक महारानी डोवेगर और एक साम्राज्य दोनों का उत्पादन किया है। उनकी स्थिति पहले से ही काफी प्रमुख है। शाही परिवार के साथ एक और विवाह गठबंधन कुछ ऐसा नहीं है जिसे सम्राट देखना चाहेंगे। इसके साथ ही उसने मनोरंजन के साथ गुओ जुएमिंग को देखा। तुम्हारे पिता ने कहा कि यांग झोंगझू आने के बाद बहुत बड़ा हो गया है। उसके अनुभव के बाद मैं उससे मिलने आऊंगी और तब तुम उसे अच्छी तरह से देख सकोगे, उसने कहा। गुओ जुएमिंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया, जिससे युवती की शर्म का स्पर्श प्रकट हुआ। यान निवास। गुओ परिवार से लौटने के बाद हर कोई दिन की घटनाओं के बारे में बात करने के लिए बुढ़िया के कमरे में इकट्ठा हुआ। श्रीमती सन यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, हाल ही में निंगमैन प्रांत में कई कार्यक्रम हुए हैं। पहले मैडम गुओ और उनकी बेटी आई, फिर महल से नानी, और अब मैडम जियांग और उनकी बेटी भी यहाँ है। जिस तरह से मैडम गुओ और मैडम जियांग ने आज व्यवहार किया, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि दोनों परिवारों में मतभेद है। मैडम ली ने सिर हिलाया और फिर दाव हुआ और अन्य लोगों की ओर सख्ती से देखा। जब आप भविष्य में बाहर घूमने जाएं तो आपको सावधान रहना चाहिए। जियांग और गुओ परिवार अपने अपने झगड़ों में फंस गए हैं, उनमें मत उलझिए। दाव हुआ ने तुरंत सिर हिलाया। माँ, निश्चिंत रहें, हम सावधान रहेंगे। यान यहुआन और अन्य लोगों ने भी उसके साथ सिर हिलाया। हालांकि यान परिवार के आंतरिक निवास में कम घिनौने मामले थे, विद्वान शेन ने उन्हें कुलीन पारिवारिक हवेली के कई गंदे मामलों के बारे में बताया था, और वे जानते थे कि महिलाओं के बीच विवाद कभी कभी किसी की जान लेने से भी अधिक विभत्स हो सकते हैं। इसके आलोक में उनमें से किसी ने भी चीजों को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। जियांग निवास। इस बार जब मैडम जियांग और उनकी बेटी निंगमैन प्रांत में आए, तो सलाहकार जियांग ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका साथ दिया। सबसे पहले, चूंकि पहले भी हत्या और अपहरण की घटनाएं हो चुकी थी, इसलिए वह सहज नहीं था। दूसरे, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिता ने जियो येयान की जांच करने के लिए उसे लिखा था। यह सोचकर कि उसके पिता ने पत्र में क्या लिखा था, सलाहकार जियांग को उस पर विश्वास करना कठिन हो गया। जियो येयान संभवतः जिनलिंग गार्ड का अन्वेषक कैसे हो सकता है, जिसने उत्तरी सीमा पर महान उपलब्धियां हासिल की थी, टाटर्स के ग्रैंड प्रिंस को पकड़ लिया था और उन जासूसों को उजागर किया था जो क्राउन प्रिंस ने सैन्य शिविर में लगाए थे। यदि उस युवक में सचमुच इतनी महान क्षमता होती तो क्या उसे ध्यान नहीं आता? फिर भी उसे अभी भी जांच करनी पड़ी। मैडम जियांग से बात करने के बाद सलाहकार जियांग घर से चले गए। जियांग और गुओ परिवारों के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए वह तुरंत गवर्नर गुओ को खोजने नहीं गए, बल्कि यान झिगाओ को देखने के लिए गवर्नर के कार्यालय गए। वह जानता था कि यान भाई जियो येयान के साथ मामले पर नजर रख रहे थे। राज्यपाल का कार्यालय। सलाहकार जियांग को देखकर यान झिगाओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। थोड़ी देर तक खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद सलाहकार जियांग ने पीछा करना बंद कर दिया। मैंने लंबे समय से सुना है कि आपके परिवार के तीसरे और चौथे युवा मास्टर्स मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली हैं। मुझे भी मार्शल आर्ट का शौक है। चूंकि मैं आज यहाँ आया हूँ, तो मुझे 2 युवा मास्टर्स से मिलने क्यों नहीं दिया? यान झिगाओ अचानक सतर्क हो गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि वेनकाई और वेंग शियू ने अचानक इस ड्यूक चेंग एन हाउस के दूसरे मास्टर की नजर पकड़ ली होगी। यह सोचकर कि दोनों बच्चे इस समय क्या संभाल रहे हैं, उसे संदेह हुआ और उसने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों बच्चे लिटिल प्रिंस के साथ सैन्य शिविर में प्रशिक्षण के लिए गए हैं और इस समय घर पर नहीं है। सलाहकार जियांग ने भौहें चढ़ा दी। वे कब गए? यान झिगाओ ने तुरंत इस पर विचार किया और स्पष्ट रूप से कहा, ऐसा लगता है कि वे लंबे समय तक नहीं गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं हाल ही में वास्तव में व्यस्त हूं और बच्चों के ठिकाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। सलाहकार जियांग ने यान झिगाओ को गौर से देखा, उसके शब्दों की सच्चाई पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन अंत में वह सच्चाई को समझ नहीं सका और केवल मुस्कुरा सका। उस स्थिति में कोई बात नहीं। मेरी पत्नी और बेटी स्थायी रूप से निंगमैन प्रीफेक्चर में चले जाएंगे और मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूंगा। यदि दोनों युवा स्वामी वापस आते हैं तो आपको मुझे उनसे मिलने देना होगा। यान झिगाओ ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सलाहकार जियांग के सम्मान से प्रसन्न हूँ। गुओ परिवार के भोज में भाग लेने के अगले दिन मैडम ली को जियांग परिवार से निमंत्रण मिला। जब उसने निमंत्रण पर पता देखा तो दाव हुआ कि भौहें उछल गईं। गुओ निवास जियो येयांग की संपत्ति के सामने सड़क पर स्थित था, जबकि जियांग निवास इसके पीछे की सड़क पर था, जो प्रभावी रूप से जियो येयांग के आसपास था। यह सोचकर दाव हुआ को थोड़ा चिढ़ महसूस हुई।
यह जानकर कोई भी असहज महसूस करेगा कि वे किसी और के दिमाग में है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, दाओहुआ चौंक गई। उसका अपना व्यक्ति, क्या जियो येयान पहले से ही उसके दिल की गहराई में उसका अपना व्यक्ति बन गया था? सोच में खोई हुई दाओहुआ भूल गई कि वह मैडम ली के कमरे में थी और उसने निमंत्रण उसके हाथ में फेंक दिया। नियंत्रण की कमी के कारण गलती से वह जमीन पर गिर गया। यह देखकर मैडम ली ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। आप क्या कर रहे हैं? दाओहुआ को होश आया, वह निमंत्रण लेने के लिए जल्दी से उठी और उसे ठीक से मैडम ली के पास रख दिया। माँ, आपकी बेटी जियांग परिवार के भोज में शामिल नहीं होना चाहती है। इस बार मैडम ली ने दाओहुआ को दयालु नजर से नहीं देखा, बल्कि फटकार के साथ बोली, भले ही आप अपने दिल में अनिच्छुक हो, आपको इसे इतने खुले तौर पर नहीं दिखाना चाहिए। दूसरों को यह बताना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या यह आपको उनके हेरफेर के प्रति पूरी तरह से असुरक्षित नहीं बना देगा? इतना कहते कहते उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। चूंकि आज हम इस विषय पर हैं, माँ को आपसे कुछ कहना है। तुम्हें दावतों में जाना पसंद नहीं था और कई बार मैंने तुम्हें शामिल किया है, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और हमेशा अपना रास्ता नहीं अपना सकते। सामाजिक समारोहों और भोज जैसी चीजें हर परिवार के लिए अपरिहार्य हैं। एक बार जब आप शादी कर लेते हैं और घर संभाल लेते हैं, तो आपके बीच और भी अधिक बातचीत होगी। महिलाओं की सभाओं को कम मत आंकिए, वे दोनों अन्य परिवारों के साथ संबंध बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हम महिलाएं भीतरी इलाकों में रहती हैं और बाहरी जानकारी प्राप्त करने के हमारे चैनल सीमित हैं। इन सामाजिक आयोजनों में बहुत सारी खबरें सुनी जाती हैं या एकत्र की जाती हैं। इसलिए इन विभिन्न सामाजिक स्थितियों को आसानी से नेविगेट करना सीखना भी एक कौशल है जिसे आपको हासिल करना चाहिए। दाओहुआ एक पल के लिए चुप रही, अपने हाथ में रुमाल को हिलाते हुए दबी हुई आवाज में बोली, माँ, आपकी बेटी समझती है। मैडम ली ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे विचार से गुओ परिवार और जियांग परिवार का आगमन वास्तव में काफी अच्छा है। यह आपके लिए यह देखने का सही मौका है कि बीजिंग की कुलीन महिलाएं किस तरह से मेलजोल रखती हैं और आचरण करती हैं। जैसे ही उसने बात की, उसने जियांग परिवार से निमंत्रण उठाया। जियांग परिवार का भोज द 25 ऑफ अप्रैल को निर्धारित है। समय काफी जरूरी है। ऐसा लगता है कि गुओ परिवार और जियांग परिवार के बीच संबंध हमारी कल्पना से भी अधिक तनावपूर्ण है। इन शब्दों पर दाओहुआ ने आश्चर्य व्यक्त किया। माँ, आप कैसे बता सकती हैं? मैडम ली मुस्कुराई। जैसे ही मैडम गुओ और उनकी बेटियां आईं, मैडम जियांग और उनकी बेटियां पास में चली गईं। ऐसी परिस्थितियों में या तो दोनों परिवार अच्छे संबंधों में हैं, या वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कल के भोज में जो हुआ, उसके आधार पर आप क्या सोचते हैं कि यह क्या है? चूंकि वे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कोई भी दूसरे से हारने का जोखिम नहीं उठा सकता है। यदि एक परिवार ने सभी के लिए एक पार्टी रखी है, तो दूसरा निश्चित रूप से पीछे नहीं रहेगा। तथ्य यह है कि दोनों परिवारों ने अपने भोज को एक दूसरे के इतने करीब निर्धारित किया है, स्पष्ट रूप से एक दूसरे को पछाड़ने का इरादा है। बस इंतजार करें और देखें। जियांग परिवार का भोज निश्चित रूप से गुओ परिवार की तुलना में और भी अधिक भव्य होगा, सभी उन पर हावी हो जाएंगे। दाओहुआ ने असहमति में अपना सिर हिलाया। जीवन अपना है, इसे दूसरों को दिखाने के लिए क्यों जिए? मैडम ली हल्के से हंसी और आह भरी, आप अभी भी युवा हैं और यह नहीं समझते हैं कि कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और कुछ चीजों पर लड़ना होगा। गुओ परिवार और जियांग परिवार दोनों बीजिंग में प्रमुख और महान हैं। मैडम गुओ और मैडम जियांग के बीच प्रतिद्वंद्विता अब केवल उनका अपना मामला नहीं है। इसमें उनके पीछे दो परिवार भी शामिल हैं। दाओहुआ चुप हो गया, अंततः दो शब्द बोला, बहुत थका देने वाला। मैडम ली ने हंसते हुए जवाब दिया, है ना? एक प्रतिष्ठित परिवार में बहू बनना कोई आसान उपलब्धि नहीं है। बेशक कोई भी उस भूमिका को नहीं निभा सकता। इस पर दाओहुआ के हाथ का रुमाल और भी जोर से मुड़ गया। दरअसल, जैसा कि मैडम ली ने कहा था, द 25 ऑफ अप्रैल को आयोजित जियांग परिवार का भोज असाधारण रूप से भव्य था। उन्होंने न केवल प्रांत के सबसे प्रसिद्ध शुआशी मंडली को ओपेरा प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया था, बल्कि शीर्ष स्तरीय व्यंजन भी परोसे थे, जिसने परिवार की पर्याप्त संपत्ति से सभी मेहमानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इनके अलावा सभी के लिए सबसे आश्चर्यजनक घटना भोज में जियो येयान की देखभाल के लिए महारानी डाउजर द्वारा भेजी गई नानी जिया की उपस्थिति थी। नानी जिया आते ही सबके ध्यान का केंद्र बन गई। दाओहुआ ने नैनी जिया पर भी अच्छी नजर डाली, जो लगभग 40 वर्ष की महिला थी, जिसके बाल बहुत अच्छे से कटे हुए थे और कपड़े बिना किसी शिकन के बड़े करीने से व्यवस्थित थे।
उसका व्यवहार न तो दासत्वपूर्ण था और न ही दबंग, उसके त्रुटिहीन व्यवहार के लिए उसे मौन प्रशंसा मिलती थी। महारानी डोवेगर की ओर से पुराने नौकरों को उपस्थित महिलाओं द्वारा सामान्य दास नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ तक मैडम गुओ, जो भोज में अनिच्छा से आई थी, को भी उन्हें कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। मैंने सुना है कि महल में नानी बहुत सख्त है। वे राजकुमारियों और कमांडर राजकुमारियों को उनके सभी शिष्टाचार सिखाते हैं, और यदि कोई भी उनका पालन नहीं करता है, तो वे सीधे उन्हें तख्ती से मार देंगे। इतना भयंकर, क्या यह सच नहीं है? छोटा राजकुमार वास्तव में दुखी है, अब उसे अनुशासित करने के लिए दो और नानी है। नानी जिया आने के बाद ज्यादा देर तक नहीं रुकी, उन्होंने कुछ देर तक मैडम जियांग और मैडम गुओ के साथ बातचीत की और हंसते हुए विदा लेने के लिए कहा, लिटिल प्रिंस के निवास में कई क्षेत्र हैं जो नियमों के अनुसार नहीं है। मेरी बहन जैन और मैं लिटिल प्रिंस की देखभाल के लिए महारानी डोवेगर और सम्राट के आदेश से यहाँ हैं, और हमें इन मुद्दों को एक एक करके ठीक करना होगा। मैडम जियांग मुस्कुराई और आह भरते हुए बातचीत की कमान संभाली। वास्तव में यांग अपने दैनिक जीवन की देखभाल के लिए किसी के बिना बाहर अकेले रह रहा है। यह वास्तव में बहुत सावधानी से नहीं हुआ है, लेकिन अब जब नानी यहाँ है तो हम सभी निश्चिंत हो सकते हैं। नानी जिया ने विनम्रतापूर्वक कहा, यह बूढ़ा नौकर महारानी डोवेगर की आज्ञाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। मैडम जियांग ने फिर पूछा, वैसे नानी, क्या यांग अभी तक वापस नहीं आया है? नानी जिया ने सिर हिलाया। हम काफी समय से यहाँ हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान हमने लिटिल प्रिंस की एक झलक भी नहीं देखी है। यह सुनकर मैडम जियांग अचानक मैडम ली की ओर देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सुना है कि मैडम का बेटा और भतीजा हमेशा यांग का पीछा करते रहे हैं। क्या वे इस दौरान घर लौट आए हैं? सभी की निगाहें अपनी ओर मुड़ती देख मैडम ली ने मैडम जियांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वे काफी दिनों से वापस नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि वे लिटिल प्रिंस के साथ प्रशिक्षण के लिए सैन्य शिविर में गए थे। जैसे ही नानी जिया जाने वाली थी, उसने अचानक हस्तक्षेप किया, इस पुराने नौकर ने सुना है कि हाल के वर्षों में लिटिल प्रिंस और यान परिवार के मालिक बहुत करीब हैं। जिज्ञासा से भरे इस प्रश्न को सुनकर और नानी जिया की गहन दृष्टि को देखकर मैडम ली की भौहें आपस में थोड़ी सी चिपक गईं, लगभग अदृश्य रूप से, लेकिन वह जल्दी से मुस्कुराई और कहा, जब मेरे बच्चे वांग्यू अकादमी में थे तो वे लिटिल प्रिंस के सहपाठी थे। नानी जिया, यह देखकर कि मैडम ली ने उसे सिर्फ एक वाक्य के साथ खारिज कर दिया था, कुछ हद तक अप्रसन्न महसूस हुई। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या यान परिवार की युवती आ गई है, मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। निम्न श्रेणी के ये अधिकारी षड्यंत्र रचने में सबसे अधिक माहिर होते हैं, महिमा के लिए अपनी बेटियों को बेचने से भी नहीं हिचकिचाते। इन शब्दों पर मैडम ली के चेहरे पर मुस्कान लगभग रुकने में असफल रही। नानी जिया ने सबसे पहले लिटिल प्रिंस और उनके परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध का उल्लेख किया था, और अब वह विशेष रूप से उनकी बेटी से मिलने के लिए कह रही थी। इससे उसका क्या अभिप्राय था? उपस्थित महिलाओं की सूक्ष्म निगाहों को स्कैन करते हुए मैडम ली ने अपने दिल में गुस्सा दबा दिया। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाली थी, उसने अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़े होते देखा। निंगमैन प्रीफेक्चर के मजिस्ट्रेट की सबसे बड़ी बेटी, आपकी सेवा में, नानी जिया। दाव हुआ शालीनतापूर्वक और उचित रूप से झुकते हुए 2 कदम आगे बढ़ा, फिर मुस्कुराते हुए चेहरा उठाया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि नानी जिया को मुझसे क्या मतलब है? नानी जिया ने देखा कि दाहुआ बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और उससे नजरें मिलाने से भी नहीं डर रहा था। उसकी भौहों पर विस्मय का कोई संकेत नहीं था, और नानी जिया, जो हमेशा ताइहो पैलेस में एक वरिष्ठ के रूप में अपनी स्थिति पर गर्व करती थी, को बुरा लगा और उसके भीतर तुरंत एक नापसंदगी पैदा हो गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के थोड़ी देर तक दाहुआ की जांच की, फिर एक नीरस मूल्यांकन दिया, वास्तव में अच्छा चेहरा है। महल में राजकुमार और राजकुमारियां भी उसे प्यार से नानी जिया कहकर बुलाते थे, फिर भी एक चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी के परिवार की इस युवा महिला ने उसे गंभीरता से नहीं लेने का साहस किया। इसके लिए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे यह सिखाना चाहती थी कि उसे सही तरीके से कैसे व्यवहार करना चाहिए। जैसे ही नानी जिया बोली, मैडम ली का रंग तुरंत डूब गया। कोई भी यह टिप्पणी नहीं करेगा कि एक अविवाहित लड़की अच्छे चेहरे वाली थी, जैसे कि कह रही हो कि उसकी बेटी अपनी सुंदरता से दूसरों की सेवा करेगी। यह नानी जिया पूरी तरह से अपमानजनक थी। जैसे ही मैडम ली खड़ी होकर मुद्दे पर बहस करने वाली थी, दाहुआ ने एक बार फिर उनके सामने कहा, मैंने लंबे समय से सुना है कि महल में नानी शिष्टाचार और नियम अच्छी तरह से जानती है। नानी जिया वास्तव में नियमों का पालन करती है।
दाओ हुआ को देखकर जिसने हल्की सी मुस्कान दिखाई और नानी जिया को न तो हल्के और न ही भारी तरीके से जवाब दिया, उपस्थित सभी महिलाएं आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करने से नहीं रोक सकी। गुओ जुएमिंग और जियांग वानिंग ने भी एक साथ दाओ हुआ की ओर देखा, उनकी आंखें स्पष्ट आश्चर्य और विस्मय से भर गईं। यह यान परिवार की सबसे बड़ी लड़की वास्तव में महारानी डाउजर के महल की एक नानी के सामने खड़ी थी, उसमें इतना साहस था। दाओ हुआ ने अपने आसपास की प्रतिक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और हैरान नानी जिया की ओर देखा भी नहीं। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए मैडम जियांग और मैडम गुओ की ओर अपना सिर घुमाया। मैं कभी बीजिंग नहीं गया और किसी बात को लेकर हैरान हूँ। मैं दोनों मैडमों से मुझे समझाने के लिए कहना चाहता हूँ। मैडम जियांग थोड़ा घबरा गई लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैडम गुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या भ्रम है? आओ, हमें बताएं, और अगर मुझे उत्तर नहीं पता है, तो हमेशा मैडम जियांग होंगी। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, और यह देखते हुए कि यान परिवार ने अतीत में मेरे पति की कैसे मदद की है, मैं यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी को उसकी दुर्दशा से बाहर निकलने में मदद करने में बहुत खुश हूँ। दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बीजिंग में लोग हमेशा दूसरों की इसी तरह तारीफ करते हैं? मैंने सुना है कि बीजिंग में कई महान महिलाएं हैं, हर एक असाधारण रूप से सुंदर है, और मेरे जैसा कोई शायद ही उन्हें मोमबत्ती दे सके। अभी नानी जिया ने मेरी नाजुक सुंदरता को अच्छा रंग कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि बीजिंग की कुलीन महिलाएं मुझसे भी अधिक अच्छे रंग वाली हैं? दाओ हुआ की आंखों में जिज्ञासा देखकर मैडम गुओ के पास कुछ देर के लिए शब्द नहीं थे। वो उस पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकती थी? किसी सार्वजनिक स्थान पर यह कहना कि एक युवा महिला का रंग अच्छा है, बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं है, वास्तव में यह एक निश्चित द्वेष रखता है। मैडम जियांग और नानी जिया, जो उनके बगल में थी, दाओ हुआ ने जो कहा उससे आश्चर्यचकित और नाराज दोनों थे। आरोप से इनकार करने से पहले नानी जिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। मैंने कब कहा है कि बीजिंग की कुलीन महिलाओं का रंग अच्छा होता है? वह इतनी अहंकारी नहीं थी कि बीजिंग की कुलीन महिलाओं की इतनी खुलेआम निंदा करती। आधे मुस्कुराते हुए दाओ हुआ ने नानी जिया की ओर देखा, यह क्या है? क्या मैंने आपको गलत समझा? लेकिन आपने मेरी भी तारीफ की, आप बीजिंग की महान महिलाओं की प्रशंसा कैसे रोक सकते हैं? चलो दूसरों के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो महारानी डोवेगर से मिलने के लिए ताइहो पैलेस में प्रवेश कर सकते हैं? क्या आप उनकी कुछ प्रशंसा नहीं करेंगे? नानी जिया अचंभित और क्रोधित होकर दाओ हुआ को घूरने लगी, जो सीधे उसका सामना करने के लिए निडर खड़ा था। वह ताइहो पैलेस की एक व्यक्ति थी, क्या दाओ हुआ को उसे अपमानित करने का डर नहीं था? उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया दिए बिना दाओ हुआ ने जारी रखा, नानी जिया, आप इतने लंबे समय से महल में हैं, आप नहीं जानते होंगे कि मेरे पिता कौन है, इसलिए आप ठीक से सुनिए। मेरे पिता निंगमैन प्रीफेक्चर के मजिस्ट्रेट हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से महामहिम द्वारा नियुक्त किया गया है। हो सकता है कि आप उन्हें उन वरिष्ठ अधिकारियों जितना ऊंचा न माने जिन्हें आप आमतौर पर महल में देखते हैं, लेकिन जब से उन्होंने पदभार संभाला है, वे पूरी तरह से सम्राट की सेवा के लिए मेहनती और समर्पित रहे हैं। भले ही वह चौथे दर्जे के अधिकारी हों, फिर भी वह महामहिम द्वारा नियुक्त एक शाही दूत है। जैसे ही वह बोली, उसने अपनी छाती थपथपाई। मैं निंगमैन प्रीफेक्चर के मजिस्ट्रेट की सबसे बड़ी बेटी, नानी जिया, आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैंने आपको इस तरह के अपमान के लिए कैसे नाराज किया है। दाओ हुआ की स्पष्ट निंदा सुनकर नानी जिया अवाक रह गई। बीजिंग में भले ही उच्च प्रतिष्ठित परिवार की एक युवा महिला व्यथित महसूस करती हो, वह आमतौर पर इसे चुपचाप सहन कर लेती थी। यहाँ तक अगर वह आक्रोश को निगल नहीं पाती, तो वह अधिक से अधिक सूक्ष्मता और स्पष्टता से एक या दो टिप्पणियों के साथ जवाबी कार्रवाई करती। यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से सौहार्द के सभी दिखावे को इस तरह से तार तार करते हुए किसने देखा है? एक शाही दूत की बेटी को खुलेआम शर्मसार करने वाला और बिना किसी पूर्व कदाचार के, यह मामला फैलने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यहाँ तक ताइहो पैलेस के किसी व्यक्ति के लिए भी। नानी जिया को अचानक फंसा हुआ महसूस हुआ और उसने मदद के लिए मैडम जियांग पर नजर डाली। मैडम जियांग भी स्तब्ध रह गईं, यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि जब एक नौकरानी दौड़कर आई तो चीजों को कैसे सुचारू किया जाए। नौकरानी को देखकर मैडम जियांग ने वर्तमान मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस व्यवधान का उपयोग करने की उम्मीद से तुरंत पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? नौकरानी, हाल ही में मैडम जियांग ने निंगमैन प्रीफेक्चर में जाने के बाद खरीदा था और संदेश देने में नई थी, पूछे जाने पर ज्यादा नहीं सोची। उसने सब कुछ इस प्रकार बताया। मैडम को जवाब देते हुए, मजिस्ट्रेट यान दो यान भाइयों के साथ मास्टर को सम्मान देने के लिए आए हैं। वे अभी अभी बगीचे से गुजरे थे और उन्होंने यहाँ हंगामा सुना।
मास्टर को पता चला है कि किसी ने मिस यान का अपमान किया है और वह चाहते हैं कि आप संबंधित व्यक्ति को उनके और मजिस्ट्रेट यान के साथ पूछताछ के लिए ले आएं। प्रतिक्रिया सुनकर मैडम जियांग अवाक रह गई। मास्टर और मजिस्ट्रेट यान यहाँ क्यों होंगे? और यह नौकरानी कहाँ से आ गई, जो ठीक से संदेश देने में असमर्थ थी? क्या उसे नानी जिया को पूछताछ के लिए सामने की अदालत में ले जाना था? तभी मैडम जियांग को एहसास हुआ कि जिस नौकरानी ने बात की थी वह परिचित थी और उसे तुरंत गलती पर पछतावा हुआ। जल्दीबाजी में उसके पास कर्मचारियों की कमी हो गई थी, इसलिए उसने नई नौकरानियां खरीद ली थी, अन्यथा ऐसी भूल कभी नहीं होती। जबकि मैडम जियांग परेशान थी, मैडम गुओ ने तुरंत महत्वपूर्ण बात समझ ली। यान भाई, क्या वे यान सेन और यान सी है? नौकरानी ने सिर हिलाया। हाँ, ये दो युवा स्वामी हैं। इस खबर पर मैडम ली और दाहुआ के चेहरे खुशी से चमक उठे, जबकि मैडम गुओ अचानक खड़ी हो गई और उन्होंने तुरंत पूछा, यान भाई वापस आ गए हैं, तो क्या ये यान भी वापस आ गया है? नौकरानी ने हैरान भाव दिखाया और सिर हिलाया। मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैडम जियांग अपने होश में वापस आ गई थी और उन्होंने बोलने वाली नौकरानी को हाथ हिलाकर दूर कर दिया। तुम जा सकती हो। यान भाइयों के साथ येयान की घनिष्ठ मित्रता के बारे में सोचते हुए वह नानी जिया की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और उसे स्थिति को शांत करने का संकेत दिया। मैडम गुओ को जियो येयान की वापसी की संभावना का जिक्र करते हुए सुनते ही नानी जिया पहले से ही जाने पर विचार कर रही थी। मैडम जियांग के लुक को देखकर, हालांकि वह बहुत अनिच्छुक थी, महल में उसके वर्षों ने उसे लचीला होना सिखाया था। वो तुरंत दाओहुआ के सामने आई और माफी मांगते हुए झुक गई। मैंने गलत कहा, कृपया इस पुराने नौकर को दोष न दें, मिस यान। दाओहुआ ने नानी जिया की ओर देखा, जो उसके सामने आधे घुटनों के बल बैठी थी। एक पल के लिए उसे देखती रही और फिर अचानक मुस्कुराने लगी। नानी, क्या आप जानती हैं कि दुनिया का सबसे तेज हथियार कौन सा है? नानी जिया ने आंखों में क्रोध के साथ आश्चर्य से देखा। वह पहले ही सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी थी और फिर भी यान परिवार की यह सबसे बड़ी बेटी मर्यादा के प्रति अडिग और बेपरवाह थी। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए दाओहुआ ने जारी रखा, यह मानव मुंह है। आपके शब्दों के साथ मुझे अच्छे रंग का लेबल दिया गया है और अब आप हल्के ढंग से यह कहने के बारे में सोचते हैं कि आप गलत थे और पृष्ठ को पलटना चाहते हैं। मैं आपको माफ करने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि अन्य लोग अफवाहें नहीं फैलाएंगे? दाओहुआ के आग्रह ने स्थिति को गतिरोध में ला दिया। मैडम जिया खड़ी हो गईं, उनका चेहरा उदास हो गया और उन्होंने दाओहुआ को ध्यान से देखा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे स्थानीय अधिकारियों की महिला रिश्तेदारों के बीच इतनी स्पष्टवादी और अलंकृत महिला का सामना करना पड़ेगा। बीजिंग में ऐसी महिलाएं थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कुलीन परिवारों से थी और आत्मविश्वास से भरी थी। लेकिन यह मिस यान महज एक चौथी श्रेणी के अधिकारी की बेटी थी। वह ऐसा साहस कैसे कर सकती थी? वह ताइहो पैलेस की थी। उसका अनादर करना महारानी डाउजर का अनादर करना था। महारानी डाउजर को अपमानित करना एक चौथी श्रेणी का अधिकारी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दाओहुआ की आंखों में स्थिर और शांत रोशनी देखकर मैडम जिया को आंतरिक भारीपन महसूस हुआ। यह वह व्यक्ति था जो उपद्रव करने से नहीं डरता था। उसके पास उन महिलाओं से निपटने के तरीके थे जो चेहरे की परवाह करती थी, जिससे उन्हें आवाज उठाने में सक्षम होने के बिना कष्ट सहना पड़ता था, लेकिन उसे ऐसी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार लोगों के प्रति सतर्क रहना पड़ता था। वह अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए महारानी डोवेगर की एक छवि थी, लेकिन उसे महारानी डोवेगर की प्रतिष्ठा भी बनाए रखनी थी। यदि यह बात फैल गई कि उसने एक शाही दूत की बेटी को शर्मिंदा किया है, तो इसका महारानी डोवेगर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह सब सोचते हुए मैडम जिया को सचमुच सिरदर्द होने लगा। वह पहले ही माफी मांग चुकी थी, वे उससे और क्या चाहते थे? दाओहुआ ने मैडम जिया की ओर उदासीनता से देखा। निस्संदेह उसका इरादा चीजों को उड़ा देने का था। वह पहले भी कई बार दुर्भावनापूर्ण अफवाहों से पीड़ित हो चुकी थी और अच्छी तरह जानती थी कि वे कितनी हानिकारक हो सकती है। वासनायुक्त। दाओहुआ ने उपस्थित महिला अतिथियों की ओर देखते हुए मन ही मन उपहास किया। उसे यकीन था कि अगर उसने कुछ नहीं किया, तो आज के बाद उसके कामुक होने की अफवाहें निश्चित रूप से पूरे निंगमैन प्रांत में जंगल की आग की तरह फैल जाएंगी। इस प्राचीन समय में जब एक महिला की प्रतिष्ठा उसके जीवन से अधिक मायने रखती थी, तो वह अपने ऊपर लगे इस तरह के लेबल के साथ कैसे ठीक से रह सकती थी? केवल बड़ा उपद्रव करके और मैडम जिया को महल से वापस जाने के लिए मजबूर करके ही वह बेकार की गपशप को शांत कर सकती थी और सभी को बता सकती थी कि यान परिवार की बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। दाओहुआ को अथक देखकर मैडम जियांग बहुत क्रोधित हुई। आज उसके परिवार का भोज था।
अपने स्थान पर तमाशा बनाकर क्या यान परिवार की यह महान महिला जियांग परिवार को गंभीरता से नहीं ले रही थी? असंतोष के साथ मैडम जियांग ने स्पष्ट रूप से पूछा, मिस यान, मैडम जिया महारानी डाउजर की ओर से एक पुरानी नौकर है। उसने आपसे माफी मांगी है। आप और क्या करने का इरादा रखती हैं? दाओ हुआ ने मैडम जियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम जियांग, मेरी कुछ भी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पहले भी अफवाहों और बदनामी से बहुत प्रभावित हुआ हूं, मैं दोबारा उस दौर से नहीं गुजरना चाहता। उसने कहा और मुस्कुरा दी। आखिरकार क्या मिस जियांग को पिछली बार भी ऐसी ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था? मैडम, कृपया सोचें, अगर हमने समय पर चीजों को स्पष्ट नहीं किया होता तो क्या होता? दरअसल भोज के लिए मैडम के घर आमंत्रित होने पर मैं और मेरा परिवार बेहद खुश थे। किसने सोचा होगा कि संकोच से बैठे रहने पर मुझे इस तरह के निराधार अपमान का सामना करना पड़ेगा। परिचारिका के रूप में क्या आपको अपने मेहमानों के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? भले ही मैडम कोई स्टैंड नहीं ले सकती हैं, कम से कम मुझे स्पष्ट रूप से समझने की अनुमति दे, मैंने मैडम जिया को कहाँ नाराज किया है। इसलिए मैं भविष्य में अनजाने में आधारहीन और अप्रिय अफवाहों को सहन करके उनकी नाराजगी का कारण न बनूं। यह सुनकर मैडम जियांग अंदर ही अंदर गुस्से से भर गई। अन्य महिलाओं की नजरों से बचते हुए उसने उपहास करते हुए कहा, मिस यान, आपका मुंह वास्तव में बहुत चालाक है। दाओ हुआ ने हंसते हुए कहा, तारीफ के लिए धन्यवाद मैडम। यहाँ तक जिन लोगों ने अपराध किया है उनके पास भी अपना बचाव करने का मौका है। निश्चित रूप से आपको अप्रत्याशित आपदा से प्रभावित किसी व्यक्ति को अपने लिए कुछ शब्द बोलने देना चाहिए। मैडम जियांग ने अपनी भौहें कस ली, उसका दिल न केवल दाव हुआ पर बल्कि मैडम जिया पर भी झुंझलाहट से उबल रहा था। महारानी डोवेगर की ओर से किसी के लिए इतना अविवेकपूर्ण व्यवहार करना और सार्वजनिक रूप से एक युवा महिला की प्रतिष्ठा के बारे में बिना सोचे समझे बोलना काफी अच्छा नहीं था। अब यान परिवार की इस महान महिला ने उन्हें एक कमजोर बिंदु पर पकड़ लिया था, जिससे उनके लिए पद छोड़ना मुश्किल हो गया था। मैडम जियान का अप्रसन्न चेहरा देखकर मैडम जिया का दिल भी डूबने लगा। उसे अपने अविवेकपूर्ण शब्दों पर पछतावा हुआ। एक अविवाहित महिला के साथ व्यवहार करने के लिए भविष्य में बहुत सारे अवसर थे। उसे वास्तव में ऐसे अवसर पर ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जैसा कि मैडम जियांग और मैडम जिया दोनों दाओ हुआ की दृढ़ता के कारण नुकसान में दिख रहे थे, मैडम गुओ और अन्य उपस्थित मैडमों ने परेशानी के संकेत दिखाए। हालांकि कई लोगों की मानसिकता नाटक को सामने आते देखने की थी, लेकिन उनके मन में दाओ हुआ के साहस की कुछ हद तक प्रशंसा भी थी। विभिन्न परिवारों की युवतियां भी दाओ हुआ देख रही थीं। वयस्कों के जटिल उद्देश्यों की तुलना में वे किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक प्रशंसा के साथ बहुत सरल थे। उन्होंने सोचा कि अगर महल की किसी नानी ने उनके बारे में इस तरह से बात की होती तो शायद उन्होंने इसे चुपचाप सहना ही चुना होता। हर किसी के घर में महिलाओं के आवास हमेशा विभिन्न गणनाओं से भरे रहते थे और उपस्थित लगभग सभी महिलाएं पहले चुपचाप सहती थी। इसलिए जब उन्होंने दाओ हुआ को नानी जिया का सामना करते हुए देखा तो उन्होंने अन्याय के सामने खुद के लिए खड़े होने की कल्पना की और बेवजह शाडेनफ्रूट का स्पर्श महसूस किया। जियांग वानिंग ने पहले भी दाओ हुआ की जबरदस्त क्षमता देखी थी, हालांकि वह उसकी जुझारूपन से थोड़ी आश्चर्यचकित थी, लेकिन यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। आज गुओ जुएमिंग की दाओ हुआ से पहली मुलाकात थी और इस समय वह उसके बारे में बेहद उत्सुक थी। सबसे बड़ी मिस यान ने उन पर पहली बार गहरा प्रभाव डाला था, जीवंत और उज्ज्वल, जीवंत अभिव्यंजक आंखों वाली जो बोलती हुई लगती थी। ऐसी युवा महिला को पसंद करना बहुत आसान था। यदि उसने नानी जिया के साथ दाओ हुआ का टकराव नहीं देखा होता, तो इन गुणों ने उसका पूरा ध्यान नहीं खींचा होता, लेकिन आमना सामना देखने से उसने सबसे बड़ी मिस यान को गंभीरता से लिया। वह न्याय की खोज में अथक और आक्रामक लग रही थी, फिर भी वास्तव में वह अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर रही थी। चौथे दर्जे के अधिकारियों के परिवार, यान परिवार के लिए महल की नानी से ढीले नैतिकता की प्रतिष्ठा प्राप्त करना अगर बाहर फैलता है तो सभी प्रकार के अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकता है। हालांकि जिस बात ने उसे और अधिक परेशान किया वह यह थी कि दाओ हुआ को यह विश्वास कहां से मिला कि नानी जिया अपना सिर झुकाएगी। आखिरकार नानी जिया के लिए, जो महारानी डोवेगर के महल से आई थी, माफी मांगना शायद पहले से ही उसकी सबसे बड़ी रियायत थी। मैडम ली ने चिंतित होकर दाओ हुआ की ओर देखा। वह वास्तव में अपनी बेटी की रक्षा करने में सक्षम नहीं होने के लिए खुद से नफरत कर रही थी, जिसे इसके बजाय दूसरों द्वारा लगाई गई कठिनाइयों से व्यक्तिगत रूप से निपटना पड़ा। वह एक मां के रूप में पूरी तरह से अयोग्य महसूस कर रही थी। यान परिवार के बाकी लोग भी चिंता से देख रहे थे। अब तक वे अच्छी तरह से जानते थे कि एक परिवार का हिस्सा होने का मतलब सम्मान और अपमान दोनों साझा करना है, खासकर जब बात किसी महिला की प्रतिष्ठा की हो।
जब हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी एक महल की नौकरानी अचानक पीले चेहरे के साथ वहां चली आई। महल की नौकरानी के पास इस समय शिष्टाचार के लिए समय नहीं था और उपस्थित मैडमों के सामने झुके बिना वह नानी जिया के पास दौड़ी और कुछ शब्द फुसफुसाए। नानी, आपको जल्दी वापस जाना चाहिए। छोटा राजकुमार वापस आ गया है और निवास पर नखरे दिखा रहा है। उसने होंग शियू और सिस्टर तियानजियांग को कैद कर लिया है और उन्हें पीट पीट कर मार डालने की धमकी देता है। नानी जिया लड़खड़ाई, फिर जाने के लिए एक कदम उठाया। इस समय महल की नौकरानी फिर से बोली, नानी, छोटे राजकुमार ने भी कहा था कि आपको यहाँ की स्थिति को ठीक से सुलझाना होगा, अन्यथा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं ले सकता जो लगातार परेशानी पैदा करता है। यह सुनकर नानी जिया तुरंत समझ गई कि लिटिल प्रिंस का इरादा सबसे बड़ी मिस यान का समर्थन करना था। सभी ने नानी जिया के हाव भाव में बदलाव देखा और फिर वह सीधे दाओ हुआ के सामने घुटने टेक बैठी। इस कृत्य ने सभी को चौंका दिया, यहाँ तक कि मैडम जियांग और मैडम गुओ को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सबसे बड़ी मिस यान, पहले यह मेरी गलती थी। सच कहूं तो मैं अनाड़ी और अनपढ़ हूं, अक्सर सही अर्थ नहीं बता पाता। मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। मैं गलत बोल गया। मैं केवल आपकी प्रशंसा करना चाहता था, लेकिन मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे आपको और सभी को गलतफहमी हुई। यहाँ मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मिस, और उपस्थित सभी मैडमों और महिलाओं से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे मूर्खतापूर्ण शब्दों को दिल पर न लें, ऐसा न हो कि वे मिस यान के अच्छे नाम को बदनाम कर दें। अन्यथा मुझे मुक्ति से परे शापित किया जाएगा। दाओ हुआ ने नानी जिया की ओर देखा और फिर महल की नौकरानी की ओर देखा जो अभी अभी आई थी, और मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, नानी। मुझे यह पता था, महारानी डोवेगर की ओर से किसी के रूप में आपसे औचित्य में अच्छी तरह से वाकिफ होने की उम्मीद की जाती है। अब जब चीजें साफ हो गई हैं, तो कृपया, नानी, उठो। महल की नौकरानी की सहायता से नानी जिया अपने पैरों पर खड़ी हुई और दाओ हुआ पर नजर डाली, जो पहले की आक्रामकता के निशान के बिना मुस्कुरा रहा था। नानी जिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैडम जियांग को कड़ी विदाई के बाद वह जल्दी से चली गई। जब तक नानी जिया उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, तब तक भीड़ सदमे से उबर नहीं पाई। बुजुर्ग मैडम चेन ने अपनी पोती चेन जियारा पर नजर डाली और उन्हें कुछ हद तक राहत महसूस हुई कि उनके परिवार ने सबसे बड़ी मिस यान के साथ चीजों को बहुत आगे नहीं बढ़ाया है। महारानी डोवेगर के महल की एक नानी को सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने और खुद को अपमानित करने के लिए मजबूर नहीं किया है। ऐसी लड़ने की भावना आम लोगों में नहीं होती। भविष्य में सबसे बड़ी मिस यान के साथ टकराव से बचें। वह चीजों को भड़काने से नहीं डरती, उसने सलाह दी। चेन जियारा ने सिर हिलाया, वह सीधी सादी मिस यान के साथ ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता था, जो सूक्ष्मता के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सेमीकोलन। दाओ हुआ और नानी जिया ने ऐसा दृश्य पैदा कर दिया था कि मैडम जियांग को असहनीय रूप से घुटन महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने भोज को जारी रखने के लिए मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। इस बीच जियो निवास पर जैसे ही नानी जिया गाड़ी से नीचे उतरी, उसने देखा कि कई गार्ड चाकुओं के साथ उन नौकरानियों को बाहर फेंक रहे थे, जिन्हें उन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था। गार्ड के असभ्य और क्रूर व्यवहार ने नानी जिया की पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें अपनी युवावस्था में लिटिल प्रिंस के उद्दंड स्वभाव की याद आ गई और असहनीय सिरदर्द महसूस हुआ। जैसे ही वह मुख्य प्रांगण में दाखिल हुई, उसने देखा कि होंग शियू और तियानजियान को बाहर गार्डों ने पकड़ रखा था और स्टूल पर चप्पूओं से पीटा था, और उसका दिल तुरंत डूब गया। ये वे रखैलें थीं जिन्हें विशेष रूप से महारानी डाउजर ने छोटे राजकुमार के लिए चुना था। अपने जीवन के 1 इंच के भीतर पीटे जाने के कारण होंग शियू और तियानजियान को ऐसा लगा जैसे कोई आ रहा है और उन्हें अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह देखकर कि यह नानी जिया थी, उनकी आंखों में एक आश्चर्यजनक चमक चमक उठी। वे मदद के लिए चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह बंद कर दिए गए थे, और वे केवल वू 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 की आवाज निकालते हुए अपनी आंखों से गुहार लगा सकते थे। नानी जिया ने उन दोनों की ओर देखा, फिर तेजी से आंगन में कदम रखा। प्रवेश करने पर उसने नानी जेन और बिशा को केंद्र में घुटनों के बल बैठे देखा। महारानी डोवेगर ने 4 रखैलें, होंग शियू, तियानजियांग, बिशा और दाइयों को उपहार में दिया। दाइयों को छोड़कर, जो उसे सूचित करने के लिए दूर थी, सभी को दंडित किया जा रहा था। नानी जिया ने अपना दिमाग स्थिर किया, गहरी सांस ली और मुख्य कमरे की ओर चल दी। हालांकि जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने वाली थी, उसे डैक्सी ने रोक दिया, जो दरवाजे पर खड़ी थी। नानी, आप मास्टर की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकती।
नानी जिया चौंक गई और एक पल की झिझक के बाद वह आंगन के केंद्र में गई और नानी जेन के पास घुटनों के बल बैठ गई और जोर से बोली, यह बूढ़ा नौकर छोटे राजकुमार का सम्मान करता है और उसके अच्छे होने की कामना करता है। क्वोट डॉट 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 क्वोट। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नानी जिया को आंगन में घुटनों के बल बैठे देखकर डेक्सी एक बार फिर दरवाजे की देवी की तरह कमरे के बाहर पहरा देने लगी। नानी जिया को अंदर से बेचैनी महसूस हुई और वह अपने बगल में नानी जेन से पूछना चाहती थी, लेकिन आंगन बहुत शांत था, केवल गेट के बाहर पैदल चलाने की आवाज आ रही थी, जिससे वह हिलने डुलने के लिए बहुत उत्सुक थी। थोड़ी देर बाद चप्पुओं की आवाजें बंद हो गईं। जल्द ही नानी जिया और नानी जेन, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, ने एक गार्ड को अंदर आते देखा और डेक्सी से कहा, जो कमरे के बाहर खड़ी थी, 20 चप्पू पूरे हो गए और लोग बेहोश हो गए हैं। डेक्सी ने सिर हिलाया और कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई और गार्ड से बोली, मालिक ने कहा है, दियासलाई बनाने वाले को उन दोनों दुष्टों को ले जाने दो। यह सुनकर नानी जिया का सिर चकरा गया और उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वे नौकरानियां महारानी डोवेगर की ओर से छोटे राजकुमार को एक उपहार है, उन्हें अपनी इच्छा से नहीं बेचा जा सकता है। क्या आप मेरे लिए निर्णय लेने का दावा करते हैं? एक सुस्त पुरुष आवाज गूंजी। नानी जिया और नानी जेन ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और देखा कि एक कठोर आदमी जिसके माथे पर गीले बालों की कुछ लंटें चिपकी हुई थी और वह लापरवाही के भाव से बाहर निकल रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, दोनों नानी की पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। इससे पहले उन्होंने लिटिल प्रिंस की वयस्क उपस्थिति के बारे में अनुमान लगाया था। क्या वह उतना ही अनियंत्रित, अहंकारी और तुच्छ था जितना बचपन में था, या क्या वह विद्वान, परिष्कृत, शालीन और आकर्षक हो गया था? बीजिंग के सभी वंशजों और महानुभावों की छवियां उनके दिमाग में घूम गई थी। उन्हें यकीन था कि लिटिल प्रिंस की प्रकृति चाहे जो भी हो, उनके पास इसे संभालने का एक तरीका होगा। लेकिन उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लिटिल प्रिंस, जो कि बीजिंग में शाही रिश्तेदारों और महान अधिकारियों की सहानुभूति का विषय था, उसके पास इतनी तेज आभा थी और पहली नजर में उसकी जबरदस्त उपस्थिति थी जिसने उनके दिलों को कस लिया। डेक्सी ने जल्दी से छत के नीचे एक कुर्सी रख दी। जियो येयांग, जो पिछले 10 दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा था, कुर्सी पर आराम से पीछे झुककर बैठ गया और इत्मीनान से अपने होठों पर हल्की चंचल मुस्कान के साथ आंगन में दो नानी को देख रहा था। इस समय तक नानी जिया और नानी जेन को होश आ गया था। उनकी रीढ़ की हड्डी अनायास ही थोड़ी नीचे झुक गई थी। नानी जिया ने झुकने और दया की भीख मांगने में जल्दबाजी की। छोटा राजकुमार अंतर्दृष्टिपूर्ण है, यह पुराना नौकर कभी भी आपके लिए निर्णय लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी अपनी जल्दबाजी में मैंने बोला क्योंकि होंग शियू और तियानजियांग को महारानी डोवेगर ने छोटे राजकुमार की सेवा के लिए चुना था और मुझे डर था कि आप उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देंगे। जियो येयांग के मुंह से उपहास निकला, क्या आप महारानी डाउजर के साथ मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यह सुनकर नानी जिया का दिल कड़ा हो गया और उसका सिर जोर से जमीन पर गिर गया। यह नौकर हिम्मत नहीं करेगा। जियो येयांग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बड़बड़ाया, होंग शियू, तियानजियांग। उसके चेहरे पर तिरस्कार गहरा गया। महारानी डाउजर वास्तव में उसके प्रति बहुत दयालु थी। कुछ और भेजने के बजाय उसने उसे कई रखैलें भेजी। कंसोर्ट माँ की माँ और बेटे की पदोन्नति के बारे में सच्चाई जानने के बाद से उनकी बचपन की प्रशंसा का अवशेष लगभग गायब हो गया था और उन 4 करामाती नौकरानियों से मिलने पर यह पूरी तरह से गायब हो गया। और हिडन गार्ड की रिपोर्टों को याद करते हुए कि सलाहकार जियांग निंगमैन प्रांत में पहुंचते ही उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे, उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। जियो येयांग की नजर नानी जिया पर पड़ी। आप कहते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है, फिर भी आपकी हरकतें कुछ और ही कहती हैं। आपके आते ही मेरे आवास में लोगों को शामिल करने की हिम्मत आपको किसने दी? इस बार न केवल नानी जिया ने क्षमादान की मांग की, बल्कि नानी जेन ने भी अपना सिर जमीन पर पटक दिया। वह भी नौकरानियों को खरीदने में शामिल थी, कुछ हाथों को प्रशिक्षित करने के लिए, और क्योंकि उसे लगा कि एक भी नौकरानी के बिना निवास का होना अनुचित है। जियो येयांग ने नानी जेन पर कोई ध्यान नहीं दिया और जारी रखा, मुझे उत्सुकता है, महल में अन्य स्वामियों की सेवा करते समय क्या आपने उसी धोखेबाज तरीके से व्यवहार किया था, या यह सिर्फ मेरे प्रति है कि आप एक चेहरे को सामने और दूसरे को पीछे से व्यवहार करते हैं? कंसोर्ट माँ और उनके बेटे को वैध किए जाने के बाद क्या इस भटकते राजकुमार के वैध बेटे को अब एक उचित स्वामी के रूप में नहीं गिना जाता है? इन शब्दों पर नानी जिया और नानी जेन दोनों का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने एक सुर में कहा, यह नौकर हिम्मत नहीं करेगा। जियो येयांग ने गार्ड पर हाथ लहराने से पहले कुछ देर तक चुपचाप दोनों को देखा। उन्हें बाहर खींचो और बेच दो। गार्ड ने सिर हिलाया और तेजी से आंगन से बाहर चला गया।
इस बार नानी जिया ने दया की भीख मांगने की हिम्मत नहीं की। बिशा और दायु, जो दो नैनियों के पीछे घुटनों के बल बैठे थे, जब उन्होंने नीचे देखा और होंग शियू और तियानजियांग को देखा, जिन्हें बेहोशी की हालत में घसीटा गया था, तो वे कांपने से खुद को नहीं रोक सके। होंग शियू और तियानजियांग बस छोटे राजकुमार की सेवा करना चाहते थे जो अचानक वापस आ गया था और उसके कपड़े बदलने में उसकी मदद करना चाहता था। उन्हें क्या पता था, उसके कमरे में प्रवेश करते ही भाग्यशाली किन्नर उन्हें उठा ले गया। यदि वे उस समय बहुत धीमे नहीं होते, तो संभवतः वे होंग शियू और तियानजियांग की तरह ही बेचे गए होते। महारानी डाउजर द्वारा दिए गए दर्जे का छोटे राजकुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जियो येयांग ने दोनों नैनियों को देखने से पहले डेक्सी द्वारा परोसी गई चाय का एक घूंट लिया। आपको महारानी डोवेगर और शाही चाचा ने मुझे दिया था, इसलिए मैं आपके साथ हल्के ढंग से व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि जब आप मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ हैं, तो अपने कर्तव्यों को ठीक से पूरा करें और भविष्य में बिना अनुमति के निवास न छोड़ें। जैसे ही शब्द बोले गए, दोनों नानी के दिल कस गए। क्या लिटिल प्रिंस उन्हें निवास के भीतर ही सीमित रखने की योजना बना रहा था? इसके अलावा अपनी स्थिति याद रखें। यद्यपि आप शाही महल से आते हैं, एक नौकर अभी भी एक नौकर है। कभी मत सोचो कि आप दूसरों से ऊपर हैं। नानी जिया का दिल हिल गया, यह महसूस करते हुए कि छोटे राजकुमार के शब्द उसी पर निर्देशित थे। आज उसने जियांग परिवार के घर पर यान परिवार की मिस यान के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि वह महारानी डोवेगर के प्रभाव पर भरोसा कर रही थी, है ना? जियो येयांग ने डेक्सी की ओर देखा। उनके लिए एक अधिक दूरस्थ यार्ड की व्यवस्था करें और उन्हें निवास के आसपास विविध कर्तव्य सौंपें। यह कहते हुए उसने डेक्सी को उन्हें ले जाने का इशारा किया। डेक्सी बिशा और डयू के साथ दोनों नानी के पास पहुंची और इशारा करते हुए कहा, नानी जिया, नानी जेन, कृपया मेरे पीछे आओ। नानी जेन और नानी जिया ने एक दूसरे पर नजरें डाली और जल्दी से उठ खड़ी हुई। उन्होंने जियो येयान के प्रति शिष्टाचार निभाया और फिर डेक्सी का पीछा किया। डेक्सी उन चारों को सीधे आंगन के सबसे एकांत उत्तर पश्चिमी कोने में ले गई। अब से तुम यहीं रहोगे। उन्होंने नानी जेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, नानी, क्या तुम सिलाई करना जानती हो? नानी जेन, हैरान, फिर भी सिर हिलाया। मैं थोड़ा जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत कुशल नहीं हूँ। डेक्सी ने तुरंत हंसते हुए कहा, इसमें बहुत कुशल होने की जरूरत नहीं है, सुधार करने में सक्षम होना ही काफी है। यह सुनकर नानी जेन को एक अस्पष्ट बेचैनी महसूस हुई, जबकि नानी जिया की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। बहुत जल्दी नानी जेन को समझ आ गया कि उसकी बेचैनी कहां से आई। गार्डों को गंदे कपड़ों की कई टोकरियां लाते देख नानी जिया और नानी जेन दोनों अपनी पलकें झपकाने से नहीं रोक सकी और बिशा और दयू दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। डेक्सी ने साफ कपड़ों की एक छोटी टोकरी की ओर इशारा किया और नानी जेन से कहा, अब से हम आपको सभी के लिए कपड़े ठीक करने के लिए परेशान करेंगे। नानी जेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, लेकिन फिर जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। उसकी सहमति देखकर डेक्सी की मुस्कान और गहरी हो गई। फिर वह नानी जिया और अन्य लोगों की ओर मुड़ा। आंगन में एक कुआं है, काम आपको करना है। इतना कहकर वह गार्ड के साथ चला गया। कम से कम अब हमारे पास हमारे कपड़े धोने के लिए कोई है। सम्राट और महारानी डाउजर वास्तव में विचारशील हैं। हवा में तैरते शब्दों को सुनकर नानी जिया, बिशा और दायु सभी बहुत व्यथित हो गए। नानी जेन ने साफ कपड़ों की छोटी टोकरी को देखा और चुपचाप राहत महसूस की। महल में उनकी और नानी जिया की कुछ वरिष्ठता थी और उन्होंने लंबे समय से कोई मोटा काम नहीं किया था। यहाँ तक बिशा और दायु भी पानी में बांस की टहनियों की तरह कोमल हाथों से लाड़ प्यार करने के आदी थे।